हाँ भाई, एक संशोधन करना थोड़ा सा अभी। उसमें आपको एक राष्ट्रीय अपन पढ़ रहे थे ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लिखाया था मैंने। उसमें अप्रैल की जगह जून करो। अप्रैल 2011 लिखा दिया था मैंने, उसको क्या कर लो आप, जून 2011 कर लो। देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपको बताई थी कब? 1 अप्रैल 1999। मिल गया ना आपको? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 बताई थी। और फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को फिर पुनर्गठित करके उसका नाम चेंज कर दिया गया। और वहां पर मैंने 1 अप्रैल 2011 लिखा दिया, उसको आप करो 1 जून। हाँ, जून कर लो, जून ही कर लो, जून 2011 कर लो। अप्रैल की जगह जून लिख लो बस, जून 2011। हाँ भाई, करें अब शुरू। तो इसमें मैं आपको कई योजनाएं लिखा चुका था, जैसे आईआरडीपी हो गया था अपने। आईआरडीपी की स्थापना कब हुई या कब शुरू की गई? 1978-79 के अंदर शुरू की कर दी। आवाज ज्यादा है क्या? चल रही ना? ठीक, चलो कोई बात। चलो अगली योजना लिखो। एक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो गई थी। अगली लिखो कौशल विकास एवं कौशल विकास। अगला नंबर है मनरेगा, हो गई थी ना अपने? मनरेगा तो कंप्लीट करवा दी थी आपको। हाँ, अगला लिखो कौशल विकास एवं कौशल विकास। कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति। उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति। उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति। और आगे लिख लो 2015। कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति 2015। लिखाओ इसमें, लिखो लिखो भाई, इस नीति के अंतर्गत, इस नीति के अंतर्गत कौशल भारत, इस नीति के अंतर्गत कौशल भारत, कौशल भारत। और आप ब्रैकेट में लिख लेना स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, SKILL, स्किल, SKILL, स्किल इंडिया। तथा भारत में निर्माण, तथा भारत में निर्माण, भारत में निर्माण। ब्रैकेट में लिख लो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अरे मेरे हिसाब से नाम सुने हुए आपके, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई, की शुरुआत की गई। लिख लिया आपने? तो भारत में स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? 2015 में। लिखो ये दोनों, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। पूरक का मतलब होता है कि एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। स्किल इंडिया बढ़ेगी तो मेक इन इंडिया भी बढ़ेगी, मेक इन इंडिया बढ़ेगी तो स्किल इंडिया भी बढ़ेगी। समझा कि नहीं? तो ये एक दूसरे की क्या है? पूरक है, स्थानापन्न नहीं है। क्या है? पूरक है। स्थानापन्न का मतलब होता है कि एक दूसरे के स्थान पर काम में आ जाना। दोनों में से एक काम में ले लेते हैं तब तो होती स्थानापन्न है, लेकिन दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, इसका मतलब एक बढ़ती है तो दूसरी को भी बढ़ाएगी। तो मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की शुरुआत कब कर दी गई? 2015 में। फिर लिखो मेक इन इंडिया का उद्देश्य, मेक इन इंडिया का उद्देश्य, मेक इन इंडिया का उद्देश्य
देश के 25 क्षेत्रों में मेक इन इंडिया का उद्देश्य देश के 25 क्षेत्रों में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। इसका मतलब है मेक इन इंडिया में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कितने क्षेत्र चुने गए हैं? 25 क्षेत्र चुने गए हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। कितने क्षेत्र चुने गए हैं? 25 क्षेत्र। और विनिर्माण का मतलब आप समझ रहे हो भाई? विनिर्माण, निर्माण। और आपको बताया था ना, एक तो निर्माण का मतलब तो कंस्ट्रक्शन होता है। अपन जब राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था उसमें लिखा था निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन होता है, सड़कों का कंस्ट्रक्शन होता है। विनिर्माण का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मशीनों से जो उत्पाद तैयार होते हैं तो वो किस में आते हैं? विनिर्माण में। जैसे एक प्रश्न बताओ, जितने भी उपभोक्ता की वस्तुएं जैसे कपड़ा है, पेन है, पेंसिल है, पंखे हैं, जो भी उपभोक्ता की वस्तुएं हैं वो निर्माण क्षेत्र से आती है, विनिर्माण क्षेत्र से? विनिर्माण क्षेत्र से। तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को मोटिवेट करना है। और इसके लिए कितने क्षेत्रों की पहचान की गई है? 25 क्षेत्रों की। 9 हो गए। 10 नंबर लिखो। 10 ही है ना? लिखो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लिख लिया आपने? दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और आगे लिख लो, ये योजना कब शुरू हुई? 23 सितंबर 2014। 23 सितंबर 2014। 23 सितंबर 23 सितंबर 2014 लिखो इसके अंदर आप। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन युवाओं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल प्रदान करना है। विश्व स्तरीय कौशल प्रदान करना है। भाई इनको कौशल देंगे तो वर्ल्ड की जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनमें कहीं न कहीं इनको रोजगार मिल जाएगा। तो वर्ल्ड लेवल का इनको क्या है? स्किल देना है, कौशल देना है। फिर लिखो, इस योजना के अंतर्गत 15 से 35 आयु वर्ग 15 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को ही कौशल प्रदान किया जाएगा। कौशल प्रदान किया जाएगा। तो इसमें आयु सीमा भी है भाई। तो कौशल लेने वालों की आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 15 से 35 आयु वर्ग। अब एक क्वेश्चन लिखो, देखिए लिखाऊं? लिखो, निम्न में से सही है। निम्न में से सही है। उपरोक्त सभी करवाना है क्या? निम्न में से सही है। हाँ, पहला लिखो, सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम
सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम। आगे डेस लगा के लिख लो 1993। 1993 लिख लिया आपने? 93 आ जाए या 93-94 आ जाए? हाँ, फिर लिखो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। उन्नीस सौ निन्यानवे। फिर लिखो इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना लिखो मई 1985। मई 1985। और 4 नंबर लिखो उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो इसमें सही हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, लेकिन तीनों ऑप्शन याद रखने आपको। क्लियर है यहां तक? क्योंकि तीनों में 3 प्रश्न है। अब अगला टॉपिक करें अपन शुरू है। हाँ, गरीबी होगी, अब वो आपकी खाद्य सुरक्षा हो रहेगी ना। हाँ, लिखो भाई इसमें अब गरीबी तो आपकी पूरी होगी। अगला लिखो भारत में खाद्य सुरक्षा। अब ऐसे तो लिखाने में लिखाते रहो भले, लेकिन आपके लिए जो इतना काम में वो हो गया अपना। भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा लिखाऊं इसमें? लिखो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है टॉपिक का नाम लिख लिया ना, भारत में खाद्य सुरक्षा। अब लिखो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को सभी समयों पर सभी लोगों को सभी समयों पर लिख लिया? सभी लोगों को सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना। खाद्यान्न उपलब्ध कराना। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने लिखा है खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? सभी लोगों को सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ताकि वे सक्रिय मतलब एक्टिव, सक्रिय व स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। एक तो आपको ये अर्थ याद रखना है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या बताया? सभी लोगों को सभी समयों पर, कहने का मतलब देश में कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। सभी समयों पर कोई भी टाइम भूखा नहीं रहना चाहिए। साहब सुबह तो मिल गई और शाम की व्यवस्था को नहीं, या शाम की तो हो गई, सुबह की व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं। सभी लोगों को सभी खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी है। सभी लोगों को सभी समयों पर फिर पर्याप्त मात्रा में, क्लियर है तक है? पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, ताकि वो क्या है अपनी एक्टिव लाइफ और स्वस्थ लाइफ वो जी सके। नहीं कि भाई वो जिंदो पड़े रहे, एक्टिव है, अपना काम कर सके सारा दिन भर का और एक स्वस्थ लाइफ वो जी सके। इतना भोजन उपलब्ध कराना, हर आदमी को हर समय इतना भोजन उपलब्ध कराना या इतना खाद्यान्न उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? खाद्य सुरक्षा।
तो भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या है कि नहीं है? है, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग हैं भूखमरी से ग्रसित हैं। थोड़ा डाटा आपको लिखाऊंगा, हम आगे पता लग जाएगा कि भारत 1 नंबर पर पहुंच गया है। भूखमरी मामले 1 नंबर पर पहुंच गया है। लिखो, इसमें आगे लिखो, लिखेंगे यहां आगे लिखो, यहां पर्याप्त मात्रा का संबंध, यहां पर्याप्त मात्रा के दो पहलू हैं, यहां पर्याप्त मात्रा के दो पहलू हैं, यहां पर्याप्त मात्रा के दो पहलू हैं। पहला लिखो मात्रात्मक पहलू, मात्रात्मक पहलू, ब्रैकेट में लिखो इसका संबंध खाद्यान्न उपलब्धि से है। मात्रात्मक पहलू, ब्रैकेट में लिखो इसका संबंध खाद्यान्न उपलब्धि से है। अरे इसका मतलब होगा कि देश में इतना अनाज तो है क्या कि देश के सब लोगों को सभी समयों पर उपलब्ध हो सके, इतना अनाज है कि नहीं है? ये तो हो गया मात्रात्मक पहलू। ब्रैकेट में क्या लिखा है? मात्रात्मक पहलू का मतलब है इसका संबंध किससे? खाद्यान्नों की उपलब्धि से। खाद्यान्नों की उपलब्धि का मतलब जितनी खाद्यान्नों की मांग है मार्केट के अंदर, जितने लोगों को खाद्यान्नों की जरूरत है इतनी उपलब्ध है या नहीं, वो तो इसका मात्रात्मक पहलू हो गया। दूसरा लिखो गुणात्मक पहलू, गुणात्मक पहलू लिख लिया आपने। नीचे लिखो इसका संबंध, इसका संबंध पोषण आवश्यकताएं, इसका संबंध पोषण आवश्यकताएं तथा क्रय शक्ति से है। पोषण आवश्यकताएं तथा क्या बताया? क्रय शक्ति, क्रय शक्ति से है। जैसे भारत में ये कहते हैं भाई भारत में खाद्यान्नों की कमी है क्या? भारत में खाद्यान्नों की कमी है क्या भाई? भारत में खाद्यान्नों की कमी नहीं है, बहुत सारा खाद्यान्न एफसीआई के गोदामों में स्टॉक पड़ा है। जितने एफसीआई गोदामों की जितनी कैपेसिटी है उससे डबल का स्टॉक पड़ा है। तो फिर भूखमरी क्यों है? फिर भूखमरी क्यों है? क्योंकि भूखमरी का संबंध यहां पर अपने मात्रात्मक से न होकर के किससे है? गुणात्मक से है। लोगों की क्रय शक्ति नहीं है इतनी, लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो मार्केट से खाद्यान्न खरीद सके। देश में अनाज की कमी नहीं है लेकिन फिर भी देश में लोग भूखे हैं। इसका कारण क्या है? लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। अपने पोषण के लिए जितना उनको चाहिए, अपना पोषण पूरा करने के लिए आदमी को जितना भोजन चाहिए, जितना अनाज चाहिए, वो अनाज खरीद नहीं पाते वो, ये समस्या है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में खाद्यान्न के या खाद्य सुरक्षा के गुणात्मक पहलू की गंभीर समस्या है या मात्रात्मक पहलू की गंभीर समस्या है? गुणात्मक पहलू की समस्या है, मात्रात्मक भी नहीं है। फिर लिखो भारत में खाद्यान्न मात्रा की कमी नहीं है। भारत में खाद्यान्न मात्रा की कमी नहीं है। हरित क्रांति, इसी में लिखना आपको, हरित क्रांति, हरित क्रांति से गेहूं तथा, हरित क्रांति से गेहूं तथा चावल के उत्पादन में, गेहूं तथा चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। गेहूं तथा चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे 1970 में ही, जिससे 1970 में ही भारत खाद्यान्नों की दृष्टि से
खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका था। खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका था। तो इसका मतलब खाद्यान्नों की मात्रा की कमी नहीं है। 1970 में ही खाद्यान्नों की दृष्टि से अपन आत्मनिर्भर हो गए थे। फिर लिखो, भारत ने दालों तथा खाद्य तेलों का खाद्य तेलों का बड़ी मात्रा में आयात करके उनकी उपलब्धता को मांग के अनुसार बढ़ा दिया है। मांग के अनुसार बढ़ा दिया है। कहने मतलब न तो अनाज की कमी है, क्योंकि हरित क्रांति कब शुरू हुई थी भाई? 1966-67 में हरित क्रांति शुरू हुई। तो हरित क्रांति की शुरुआत के अंदर ही 4-5 सालों के अंदर ही गेहूं का उत्पादन खूब मात्रा में बढ़ गया था, चावल का उत्पादन भी बढ़ा था। तो इस दृष्टि से 1970 के दशक में ही भारत क्या हो गया था? खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया था। अब बात रही दालों की, क्योंकि हरित क्रांति के दौरान दालों का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं बढ़ा था, खाद्य तेलों का भी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं बढ़ा था। तो दालों की और खाद्य तेलों की मांग की पूर्ति करने के लिए सरकार ने बड़ी मात्रा में क्या कर लिया? आयात कर लिया। इसका मतलब खाद्यान्नों की उपलब्धता की दृष्टि से कोई कमी नहीं रही। फिर लिखो, एक लाइन और लिखो, खाद्यान्नों की उपलब्धता के लिए भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम ब्रैकेट में लिख लो एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्नों के प्रतिरोधक भंडार, आप ब्रैकेट में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बफर स्टॉक। बम्फर को नहीं, बफर बफर स्टॉक, ठीक है ना? मतलब ये BUFFER, तो बम्फर कहना बनाओगे इन्हें। हाँ, बफर स्टॉक है। हाँ, बफर स्टॉक जमा किए, बफर स्टॉक या प्रतिरोधक भंडार जमा किया। अरे एफसीआई के माध्यम से गोदामों के अंदर, एफसीआई के गोदामों में गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक रखा अनाज का। फिर लिखो आगे, एफसीआई के पास 1 अगस्त को एफसीआई के पास 1 अगस्त को न्यूनतम 1 अगस्त, एक मिनट सॉरी, देखो इसमें कोई साल नहीं लिखेंगे अपने, क्योंकि अलग अलग अवधियां होती है कि भाई इस अवधि को एफसीआई के पास इतना अनाज रहना चाहिए, खाद्यान्न रहना चाहिए, इस अवधि के इस तारीख को इतना रहना चाहिए। 4 अवधियां बांट रखी हैं, तो उसमें साल नहीं, हर साल कोई वो होता है। तो आप इसमें अगस्त ही लिखना आपको, ठीक है ना? अगस्त को एफसीआई के पास अगस्त को न्यूनतम भंडारों की
न्यूनतम भंडारों की आवश्यक मात्रा, न्यूनतम भंडारों की आवश्यक मात्रा 41.12 मिलियन टन, मिलियन टन, 41.12 मिलियन टन चावल एवं गेहूं की तुलना में 86.61 मिलियन टन के भंडार हैं। 86.61 मिलियन टन के भंडार हैं। मतलब एफसीआई के पास कितना भंडार होना चाहिए, वो तो है 1 अगस्त को कितना भंडार होना चाहिए, हर साल वही रहता है फिक्स। हर साल 1 अगस्त को कितना भंडार होना चाहिए, 41.12 मिलियन टन। किसका भंडार है? गेहूं का और चावल का। इतना भंडार होना चाहिए, जबकि देश में भंडार है कितना? 86.61 मिलियन टन। मतलब न्यूनतम आवश्यकता से डबल से भी क्या है, ज्यादा है। खूब भरा हुआ अच्छी तरह से, कहीं कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब खाद्यान्नों की मात्रा की दृष्टि से तो कमी नहीं है ना। चलो फिर लिखो, अर्थार्थ भारत खाद्यान्न मात्रा की दृष्टि से सुरक्षित है। खाद्यान्न मात्रा की दृष्टि से सुरक्षित है। देश में अनाज की कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या एक ही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। यह समस्या है, अनाज की समस्या नहीं है। हैं? ये एक मिनट थोड़ा और लिख लो, फिर लिखो, एफसीआई का पूरा नाम तो आपको आता होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, लिखो एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई। एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई। फिर लिखो, सरकार वसूली कीमतों पर, कौन सी कीमत बताई मैंने? वसूली कीमतों पर अनाज खरीदकर एफसीआई में भंडारण करती है। एफसीआई में भंडारण करती है। तो एक तो एफसीआई की स्थापना कब हुई भाई, ये भी पूछी जा सकती है। तो एफसीआई मतलब भारतीय खाद्य निगम, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? भारतीय खाद्य निगम। जिसको नहीं आता है तो वो लिखना भारतीय खाद्य निगम, ये इंग्लिश में कह देंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई 1965 के अंतर्गत। अब आप थोड़ा सा गुणात्मक पहलू पर और लिख लो। आप मात्रात्मक पहलू का मतलब आप समझ गए कि भाई खाद्य सुरक्षा के 2 पहलू हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक का संबंध तो किसे? खाद्यान्नों की उपलब्धता से है। गुणात्मक पहलू का संबंध पोषण आवश्यकताओं के लिए क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर है या नहीं, उसका संबंध क्रय शक्ति से। क्या लिखा आपने? गुणात्मक पहलू। लिखो इसमें, लिखो गुणात्मक पहलू में लिखा रहा हूं। मात्रात्मक पहलू की अपेक्षा गुणात्मक पहलू की
गंभीर समस्या है, गुणात्मक पहलू की गंभीर समस्या है। गुणात्मक पहलू की गंभीर समस्या है, लिख लिया ना आपने। अरे मात्रात्मक पहलू की अपेक्षा गंभीर समस्या किसकी है? गुणात्मक पहलू की है। क्यों है? क्योंकि लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। फिर लिखो, जिसे निम्न तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है, जिसे निम्न तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला लिखो, विश्व भूखमरी सूचकांक। विश्व, आप पहला पॉइंट लगा करके लिखो, विश्व भूखमरी सूचकांक 2022। विश्व भूखमरी सूचकांक 2022, जिसमें 121 देशों को शामिल किया गया। जिसमें 121 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान है 107वां है। हाँ, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 107वां है। 121 देशों में कौन सा है? 107वां स्थान है। फिर लिखो, भारत का भूखमरी सूचकांक, भारत का भूखमरी सूचकांक 27.5 है। दूसरा पॉइंट लिखो, है हाँ 35, मतलब 35 की स्थिति है कि सारा देश भूखा मर रहा है। अगर 35 आ जाता है ना भूखमरी सूचकांक, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा गंभीर कंडीशन है, बहुत भूखमरी की समस्या है। और भारत का सूचकांक कितना है? 27.5 है, मतलब बहुत ही नजदीक कंडीशन में है। हाँ, क्योंकि देखो, अब 2020 में जो भारत का भूखमरी सूचकांक था वो 27.2 था। थोड़ी और अपने प्रोग्रेस कर लिए, और अब कितना हो गया है? 27.5 पर पहुंच गए अपन। हाँ हाँ, हो जाएगी 30 तक तो पहुंच जाएंगे थोड़े दिनों में। हाँ चलो आगे लिखो भाई, दूसरा लिखो, भारत में जनसंख्या का 14%, भारत में जनसंख्या का 14% अल्पपोषित है। अल्पपोषित है, अर्थात ब्रैकेट में लिख लेना, अर्थात है प्रत्येक 7 में से एक व्यक्ति। प्रत्येक 7 में से एक व्यक्ति। अरे 7 आदमी से एक आदमी एवरेज अपन निकाला तो वो क्या मिलेगा आपको? अल्पपोषित मिलेगा। प्रत्येक 7 में से क्या है? एक व्यक्ति क्या है? अल्पपोषित है बाद में। अब देखो एक दूसरे का देखो मत। चलो लिखो आगे, सारा होगी। 2 पॉइंट हो गए ना। तीसरा लिखो, 5 वर्ष की आयु से
तीसरा अगला पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, 5 वर्ष की आयु से कम, 5 वर्ष की आयु से कम 34.7 34.7% बच्चे अवरुद्ध विकास के शिकार थे, अवरुद्ध विकास के शिकार हैं, अवरुद्ध विकास के शिकार हैं। अर्थात आयु के हिसाब से कम लंबाई, आयु के हिसाब से कम लंबाई, आयु के हिसाब से कम लंबाई। अरे अवरुद्ध विकास का मतलब ब्रैकेट में लिख ले आयु के हिसाब से कम लंबाई। अवरुद्ध विकास का मतलब है आयु के 5 साल से कम बच्चे, 5 साल की आयु से कम के जो बच्चे हैं उसमें 34.7% बच्चे अवरुद्ध विकास के शिकार हैं। और अवरुद्ध विकास का मतलब है आयु के अकॉर्डिंग उनकी लंबाई क्या है, कम है। ये 5 साल से कम बच्चों का डाटा है। लिख लिया क्या आपने? फिर लिखो 5 वर्ष की, अगला पॉइंट लिखो 5 वर्ष की आयु से कम, 5 वर्ष की आयु से कम 17.3% बच्चों का भार, 17.3% बच्चों का भार उनकी लंबाई की तुलना में कम था, उनकी लंबाई की तुलना में कम था। लिख लिया? जिसे वेस्टेड बच्चे कहा जाता है, वेस्टेड जिन्हें वेस्टेड बच्चे कहा जाता है जिन्हें वेस्टेड बच्चे कहा जाता है। देखो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के में डाटा आता है कि इसमें 34.7% जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो उम्र के हिसाब से क्या है, कम है। और दूसरा कितने बताया, 17.3% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन है वो हाइट के अकॉर्डिंग नहीं, हाइट के अनुसार उनका वजन क्या है, कम है। जिनको मैंने क्या बताया, वेस्टेड बच्चे कहते हैं। चला के लिखो। फिर नीचे एक लाइन और लिख लो, विश्व में हाँ पॉइंट लिख लो भले यहां पे, विश्व में भूखमरी से ग्रस्त, विश्व में भूखमरी से ग्रस्त लोगों का, भूखमरी से ग्रस्त लोगों का 1/4 से अधिक, 1/4 से अधिक भारत में निवास करता है, 1/4 से अधिक भारत में निवास करता है। इसका मतलब खाद्यान्नों की तो अपनी स्थिति पड़ी थी, भारत में खाद्यान्नों की कमी नहीं है। कमी किसकी है, क्रय शक्ति की, परचेजिंग पावर की कमी है। इसी वजह से क्या है कि भारत में भूखमरी का भी स्थिति आपको बता दी, बच्चों में अल्प पोषण की समस्या भी आपको बता दी। तो इसी वजह से क्या है, भारत में भूखमरी और अल्प पोषण की समस्या है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में खाद्य सुरक्षा का कौन सा पहलू अधिक गंभीर है, तो गुणात्मक पहलू अधिक गंभीर है, मात्रात्मक पहलू गंभीर नहीं है, क्योंकि खाद्यान्न खूब है भारत में। फिर लिखो
जो मैं लिखा रहा हूं उसको मस्ट करके लिख लेना आप। खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं खाद्य सुरक्षा की मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए तीन खाद्य आधारित सुरक्षा जाल भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 3 जाल बनाए हैं ताकि क्या है खाद्यान्नों की समस्या को निपटाया जा सके। ठीक है ना। अब वो 3 जाल कौन से हैं? पहला लिखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भाई जिसके पास नहीं पहुंच रहा है, खाद्यान्न नहीं खरीद पा रहा है, तो फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। दूसरा लिखो समेकित बाल विकास सेवाएं। समेकित बाल विकास सेवाएं। यहां बाल का मतलब बच्चों से है भाई, ठीक है। समेकित बाल विकास सेवाएं, या बाल का मतलब है बच्चों से है, कहीं दूसरा अर्थ लगा लो तुम, ठीक है ना। हाँ मतलब इसको शॉर्ट में ICDS कहते हैं। ICSD इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या समेकित बाल विकास सेवाएं। और तीसरा लिखो दोपहर भोजन कार्यक्रम। हाँ दोपहर, जैसे आप जाते हो ना 1 बजे, दोपहर भोजन कार्यक्रम। 1 मिनट। दोपहर भोजन कार्यक्रम मतलब मिड डे मील प्रोग्राम। हाँ मिड डे मील प्रोग्राम। क्लियर यहां तक? तो भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते 3 तरह के खाद्य जाल अपनाए। और वो 3 कौन कौन से हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास सेवाएं और दोपहर का भोजन कार्यक्रम। लिखो अब आप आगे इसके अंदर। सबसे पहले लिखो आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये लिखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लिखो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आगे लिखो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य
भारत में नहीं, कुछ नहीं हुआ, लिखो तुम। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आप एक ही पेन से लिखा करो आप। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लिखो, उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं को भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग वस्तुएं उपलब्ध कराना। सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग वस्तुएं उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके। बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके तथा जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर प्राप्त करने में सहायता दी जा सके। लिख लिया आपने? इसको पढ़ो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहले पढ़ लो आराम से इसको। पूछ लो भाई। अब यदि प्रश्न आ जाए कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, और दूसरा है क्या करना है? दूसरा, जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर प्रदान किया जा सके। क्लियर है यहां तक? आगे लिखो फिर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग खाद्यान्नों कोमा लगाओ, खाद्य तेलों लिख लिया, चीनी, कोयला, मिट्टी का तेल तथा कपड़े के वितरण, मिट्टी का तेल तथा कपड़े के वितरण के लिए किया जाता है। अरे मिट्टी के तेल का मतलब केरोसिन, ठीक है ना? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो प्रयोग किया जाता है, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कौन कौन सी वस्तुएं देश के लोगों को या उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराती है गवर्नमेंट? अरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब है राशन की दुकानों के माध्यम से गवर्नमेंट देश के लोगों को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराती है। क्या क्या चीजें उनको उपलब्ध कराती है? खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, और एक खाद्य तेल उपलब्ध कराती है, मिट्टी का तेल है, कोयला है, और कपड़े वगैरह हैं। ये उनको सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराती है। ये जरूरत की चीजें हैं, तो जरूरत की चीजों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना।
फिर लिखो भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी, अपनी तरह की सबसे बड़ी वितरण प्रणाली है, अपनी तरह की सबसे बड़ी वितरण प्रणाली है। लिख लिया आपने? फिर लिखो भारत सरकार ने 1 जून 1997 से 1 जून 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। कब? 1 जून 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है यहां तक? फिर लिखो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे उन परिवारों को रखने की व्यवस्था थी, रखने की व्यवस्था थी, जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपए से कम है, 15,000 रुपए से कम है। इसमें देखो पहली बात है, अगर प्रश्न आता है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की गई? 1 जून 1997 में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कौन से गरीब लोगों को शामिल किया गया? ऐसे बीपीएल लोग, ऐसे गरीब लोग जिनकी वार्षिक इनकम कितनी हो? 15,000 रुपए से कम हो, ऐसे लोगों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। फिर लिखो 1 अप्रैल 2002 से 1 अप्रैल 2002 से इन परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज, 35 किलोग्राम अनाज प्रति परिवार उपलब्ध करवाया जाता है, प्रति परिवार उपलब्ध करवाया जाता है। शुरुआत में इसकी मात्रा 10 किलोग्राम थी। शुरुआत में इसकी मात्रा कितनी थी? 10 किलोग्राम प्रति परिवार थी। और अब 1 अप्रैल 2002 से इसकी क्वांटिटी बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई। प्रति माह है
35 किलो अनाज हर महीने उनको दिया जाएगा। अब दिया जाएगा तो कौन सी कीमतों पर दिया जाएगा? वो तो अलग है, 1 रुपए वाला। हाँ लिखो इसमें 1 जुलाई 2002 से निर्गमन कीमतें, निर्गमन कीमतें जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इश्यू प्राइस, निर्गमन कीमतें 1 जुलाई 2020 से निर्गमन कीमतें 2002, सॉरी 1 जुलाई 2002 से निर्गमन कीमतें 2002। अब वो निर्गमन कीमतें कौन सी की गई हैं? लिखो इसके अंदर आप में 1 नंबर लगाओ, गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर, पहला पॉइंट लिखा रहा हूं, गरीबी रेखा से ऊपर, जिसको आप क्या बोलते हो? एपीएल। गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल परिवारों के लिए, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए गेहूं की कीमतें 6.10 रुपए प्रति केजी, 6.10 रुपए प्रति केजी। क्या लिखा है मैंने? गेहूं लिखा है ना? गेहूं की कीमत क्या लिखा है मैंने? 6.10 रुपए प्रति केजी, तथा चावल की कीमतें, तथा चावल की कीमतें 8.30 रुपए प्रति केजी, 8.30 रुपए प्रति केजी। लिख लिया आपने? ये तो है एपीएल परिवारों के लिए कर दिया गया है। दूसरा लिखो बीपीएल परिवारों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए गेहूं की कीमतें, बीपीएल परिवारों के लिए गेहूं की कीमतें 4.15 रुपए प्रति केजी, 4.15 रुपए प्रति केजी, तथा चावल की कीमतें, चावल की कीमतें 5.65 रुपए प्रति केजी, 5.65 रुपए प्रति केजी। लिख लिया आपने? तो अगर प्रश्न आ जाए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अकॉर्डिंग जो इश्यू प्राइस रखी गई है, निर्गमन कीमतें इश्यू प्राइस, देखो एक तो वसूली कीमत होती है, एक निर्गमन कीमत होती है। अगर प्रश्न आ जाए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है, वो कौन सी कीमतों पर उपलब्ध करवाया जाता है? पहला ऑप्शन आ जाए, क्वेश्चन ही लिख लो तुम, लिख लो इसको, लक्षित सार्वजनिक, लक्षित सार्वजनिक, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को, उपभोक्ताओं को, अब उपभोक्ता की जगह परिवार भी आ सकते हैं भाई, उपभोक्ताओं को या परिवारों को, क्लियर आता है, खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। पहला लिखो वसूली कीमतों पर, दूसरा लिखो न्यूनतम
समर्थन न्यूनतम समर्थन कीमतों पर। तीसरा लिखो निर्गमन कीमतों पर। और 4 नंबर लिखो बाजार कीमतों पर। तो कौन सा करोगे इसमें? 3 नंबर है निर्गमन कीमतों पर। अगर प्रश्न आ जाए, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखाऊं क्वेश्चन है? सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आवश्यक खाद्यान्नों की खरीद की जाती है। आवश्यक खाद्यान्नों की खरीद परचेजिंग की जाती है। मतलब गवर्नमेंट अपनी योजनाओं के लिए जो खाद्यान्न चाहिए गवर्नमेंट को, वो खाद्यान्न क्रय किया जाता है या खरीद की जाती है। ये चारों ऑप्शन लिखो। हाँ, ये चारों वसूली कीमतों पर है। दूसरा लिखो न्यूनतम समर्थन कीमतों पर है। तीसरा लिखो निर्गमन कीमतों पर है। और चौथा लिखो बाजार कीमतों पर है। लिख लिया आपने? बताओ कौन सा करोगे? 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर। तो अब इसको कर दो आप 1 नंबर वसूली कीमत। अभी थोड़ी देर पहले तो लिखाया आपको। अरे एफसीआई के पास जो खाद्यान्नों के भंडार हैं, गवर्नमेंट की स्कीमों के लिए तो काम में लेती है उन खाद्यान्नों को। और वो भंडार अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था कि वसूली कीमतों पर गवर्नमेंट खरीद करके वो भंडार भरती है। आगे यहां तक है। तो फिर ये क्या काम में आता है? ये गवर्नमेंट किसानों को देती है एमएसपी, ठीक है ना? किसानों को उपलब्ध कराती है एमएसपी। अब एक मुझे बताओ कि ये वसूली कीमत और जो ये इश्यू प्राइस है निर्गमन कीमतें, इन दोनों में से ऊंची कीमत कौन सी रहती है? इसमें वसूली कीमत क्या रहती है? ऊंची रहती है। क्लियर यहां तक? और एक अगर मान लो ये पूछ लिया कि न्यूनतम समर्थन कीमत है ना और वसूली कीमत, इनमें से कौन सी ऊंची रहती है? एमएसपी ऊंची रहती है क्या? वसूली कीमत ऊंची रहती है? बिल्कुल, इसमें वसूली कीमत ऊंची रहती है दोनों में से। चलो आगे लिखो। फिर लिखो भाई दिसंबर 2000 में इसके नीचे एरो का निशान लगाए लिख लो। दिसंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना लागू की गई। अंत्योदय अन्न योजना लागू की गई। कब लागू की गई? दिसंबर 2000 में।
फिर लिखो इस योजना के तहत निर्धनतम इस योजना के तहत निर्धनतम, इसका मतलब गरीबों में भी गरीब, निर्धनतम परिवारों को, सॉरी एक मिनट, निर्धनतम 2.43 करोड़ 2.43 करोड़ परिवारों को गेहूं 2 रुपए केजी, गेहूं 2 रुपए केजी तथा चावल, गेहूं 2 रुपए केजी तथा चावल 3 रुपए प्रति केजी, 3 रुपए प्रति केजी की कीमत पर दिया जाता है। तो अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? दिसंबर 2000 में। और इसमें निर्धनतम जो परिवार हैं उनको गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है। कौन सी कीमत पर? गेहूं 2 रुपए केजी और चावल 3 रुपए केजी पर उपलब्ध कराया जाता है। अब लिखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन, कि इसकी कुछ कमियां भी हैं। हाँ, ये बीपीएल में और अंत्योदय में, अंत्योदय योजना के अंदर जो निर्धनतम है उन्हीं को शामिल किया गया, मतलब गरीबों में से जो गरीब है उनको शामिल किया गया है। अरे भाई बीपीएल जो है, बीपीएल है उनमें से भी जो छांटा गया है उन है। हाँ चलो लिखो आगे, आ जाएगी तो सारे अच्छे थे कर लिया। लिखो आगे, लिखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन। और इसमें 2-4 पॉइंट लिख लो आप। लिखाओ इसमें, लिखो भारत की, दोबारा बोल रहा हूं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन लिख लिया इसमें। इसके अंदर लिखो आप भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की निम्न आधारों पर, भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की निम्न आधारों पर आलोचना की गई है। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की निम्न आधारों पर आलोचना की गई है। पहला लिखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबों को कम लाभ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबों को कम लाभ। भाई जिन लोगों के फायदे के लिए शुरू की गई थी उनको तो फायदा मिला कम है, दूसरे लोग इसका फायदा ज्यादा उठा गए। एक कमी तो ये है। दूसरे लिखो, लक्षित लोग, लक्षित मतलब जिनको टारगेट करके योजना शुरू की गई थी वो कौन हो गए? लक्षित लोग। लक्षित लोग निर्धारित करने में कठिनाइयां, लक्षित लोग निर्धारित करने में कठिनाइयां। तीन नंबर लिखो, रिसाव एवं व विपथन
विपथन, रिसाव व विपथन लिखा दे से, रिसाव व विपथन लिखो। इसके अंतर्गत एक लाइन है, आधे से अधिक, आधे से अधिक ब्रैकेट में लिख लो 54% अनाज, आधे से अधिक ब्रैकेट में लिख लो 54% अनाज जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी किया गया, जारी किया गया वह उचित दर दुकानों, उचित दर दुकानों, उचित दर दुकान समझ में आ गई ना? हाँ, जो गवर्नमेंट की जो दुकान है, राशन की दुकान है, वो उचित दर दुकानों में पहुंचने से पहले ही, पहुंचने से पहले ही लुप्त हो गया, पहुंचने से पहले ही लुप्त हो गया। इसका मतलब हो गया कि 54% जो अनाज था, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी हुआ था, लेकिन उन दुकानों पर, उचित मूल्य की दुकान में, राशन की दुकानों पर पहुंचने से पहले क्या हो गया? गायब हो गया। इसका मतलब 54% लोगों को, जो जितना अनाज लोगों को फायदे के लिए पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाया। अगला लिखो, 4 नंबर पॉइंट लिखो, 3 हो गए ना, 4 नंबर लिखो, उचित दर दुकानों पर, उचित दर दुकानों पर, उचित दर दुकानों पर अनाज की देरी से, उचित दर दुकानों पर अनाज की देरी से तथा अनियमित आपूर्ति, अनियमित आपूर्ति मतलब उचित दर की दुकानों के ऊपर अनाज देरी से पहुंचता है, ठीक है ना? और अनियमित आपूर्ति का मतलब कभी तो पहुंच जाता है, कभी नहीं पहुंचता। अगला लिखो, विभिन्न व्यय वर्गों की, विभिन्न व्यय वर्गों की खरीदारी में, विभिन्न व्यय वर्गों की खरीदारी में अंतर न होना, क्या लिखा है मैंने? अधिक, सॉरी, विभिन्न व्यय वर्गों की खरीदारी में अंतर न होना। इसमें एक लाइन लिख लो आप, लिखो, एक सफल, एक सफल लक्षित, एक सफल लक्षित प्रणाली के अंतर्गत, एक सफल लक्षित प्रणाली के अंतर्गत जैसे जैसे, जैसे जैसे उच्च व्यय वर्ग की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे उच्च व्यय वर्ग की ओर बढ़ते हैं, ऊंचे व्यय वर्ग की ओर बढ़ते हैं, समझ आ गई ना? वैसे वैसे, वैसे वैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वैसे वैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खरीदारी की मात्रा,
कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। समझ आ गई कि मेरी बात है? जैसे जैसे वह वर्ग बढ़ता है, इसका मतलब है ऊंची आय वाले, उसमें भी तो गरीबों में तो ऊंची आय वाले हैं, तो उनको धीरे धीरे क्या करना चाहिए, सार्वजनिक वितरण की दुकानों से कम खरीदना चाहिए। आगे लिखो, इसी के अंदर लिखना, भारतीय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारतीय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारतीय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती, खरी नहीं उतरती। लिख लिया? लास्ट लिख लो, आर्थिक सहायता का भार, आर्थिक सहायता का भार, आर्थिक सहायता का भार। इसमें एक लाइन लिखो, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चालू रखने के लिए भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चालू रखने के लिए सरकार को बड़ी मात्रा में, सरकार को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देनी पड़ती है, आर्थिक सहायता देनी पड़ती है, जिससे राजकोष पर, जिससे राजकोष पर बहुत भार बढ़ गया है, बहुत भार बढ़ गया है। क्वेश्चन लिखो एक, भारत में सर्वाधिक आर्थिक सहायता, भारत में सर्वाधिक आर्थिक सहायता, ब्रैकेट में लिख लो सब्सिडी, सब्सिडी ब्रैकेट में लिख लिया भाई सब्सिडी। निम्न में से किस मद पर दी जाती है, निम्न में से किस मद पर दी जाती है? पहला ऑप्शन लिखो ऊर्जा, ऊर्जा। दूसरा लिखो खाद्यान्न, दूसरा लिख लिया खाद्यान्न। तीसरा लिखो निर्यात, और 4 नंबर लिखो उर्वरक, उर्वरक। अब आपको ये बताना है कि ये 4 मदें मैंने लिखाई हैं, गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा सब्सिडी का जो खर्चा है, या सबसे ज्यादा सब्सिडी इनमें से किस पर दे रही है? तो इसमें करना आप खाद्यान्न। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा किस पर खर्च कर रही है? सब्सिडी का पैसा खाद्यान्नों के ऊपर खर्च कर रही है। एक मिनट, एक क्वेश्चन और लिखो। चलो छोड़ो उस क्वेश्चन को, आप आगे लिखो। क्या हो गया? हाथ दुख लगा? चलो 1 मिनट रेस्ट कर लो तो। हाँ? क्या कर दिया?
गाना सुना दिया आपा तो। आपने तो गाना उना की उम्मीद ही मत रखा करो थे ना, शायरी गाना कहानी चुटकला या उम्मीद ही मत करो आप है। अब आप लिखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। बहुत है क्या? एक मिनट रुको, आप देखिए टाइम कितना क्या हो गया। तो एक मिनट सुनो, आप 2 घंटे भी पूरे नहीं पढ़ पाए आप। ठीक ठीक, मतलब आप 2 बजे से बैठे हो क्या? अच्छा, सुबह 9 बजे से हो। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, अरे तो रुको, तो तुम रुको। लिखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। लिखो इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 22 दिसंबर 2011 को, 22 दिसंबर 2011 को मैंने आपको लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 22 दिसंबर 2011 को लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में पेश किया गया। लिख लिया? इस विधेयक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस विधेयक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की गई थी ये? अरे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की गई थी? हाँ, जून 1997 में। ठीक है, तो मैंने आपको लिखा है कि इस विधेयक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 75% 75% ग्रामीण जनता को, 75% ग्रामीण जनता को तथा 50% शहरी जनता को, 50% शहरी जनता को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की तथा स्त्रियों एवं बच्चों को पोषण सहायता, स्त्रियों एवं बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। पोषण सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। लिख लिया आपने? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था?
22 दिसंबर 2011 को। वैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 22 दिसंबर 2011 को। इसमें क्या व्यवस्था की गई थी कि 75% गांवों के लोगों को और 50% शहरी लोगों को सस्ती दरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों, स्त्रियों और बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना। क्लियर? यहां तक ये 2 लक्ष्य इसमें टारगेट थे इसके। आगे लिखो, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया। 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया। इसकी मुख्य निम्न बातें हैं। इसकी मुख्य निम्न बातें हैं। 2-4 बातें लिख लो इसके अंदर। इसकी मुख्य निम्न बातें हैं। 2-3 बातें आप इसके अंदर लिख लो ताकि बाई चांस आपको एग्जाम में पूछ ले तो आप कर दो। ठीक है, पहली लिखो, लिखाओ भाई। पिछहत्तर प्रतिशत ग्रामीण तथा 50% शहरी जनसंख्या, 50% शहरी जनसंख्या, ब्रैकेट में लिखो, जिनकी कुल संख्या, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, जिनकी कुल संख्या लगभग 80 करोड़, लगभग 80 करोड़ है, तथा ब्रैकेट में लिखना है अभी, हाँ, तथा जो कुल जनसंख्या का, तथा जो कुल जनसंख्या का 67% या 2/3, 67% या 2/3 है। अब ब्रैकेट बंद करो आप, लिख लिया। सार्वजनिक, सॉरी, लक्षित सार्वजनिक, इसी में लिखना है, इसी में लक्षित सार्वजनिक, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो TPDS लिख सकते हो, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती कीमतों पर, के माध्यम से सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने, सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। कानूनी अधिकार देता है। मतलब ये जो पॉपुलेशन है, मतलब देश की 67% पॉपुलेशन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का अधिकार दिया, उनको खरीदने का क्या है, अधिकार है। अब वो कौन सी कीमतों पर खरीदेंगे, तो दूसरा पॉइंट लिखो आप, लाभ भोगियों को, लाभ भोगियों को एक माह में, लाभ भोगियों को एक माह में 5 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम चावल, कोमा लगाओ, गेहूं या मोटे अनाज, या मोटे अनाज की आपूर्ति, मोटे अनाज की आपूर्ति क्रमशः 3 रुपए, क्रमशः 3 रुपए
₹2, ₹3, ₹2 तथा ₹1 प्रति किलोग्राम की दर पर की जाएगी। तो खाद्यान्नों की जो आपूर्ति है वो कैसे की जाएगी? लाभ भोगी को 1 माह में 5 किलोग्राम दिया जाएगा। अब 5 किलोग्राम किस दर पर मिलेगा? चावल मिलेगा वो ₹3 किलो, गेहूं ₹2 किलो और मोटा अनाज है वो ₹1 किलो के ऊपर उपलब्ध करवाया जाएगा। अब इसमें अगर प्रश्न आ जाए कि इन लाभ भोगियों का चुनाव कैसे किया जाएगा, तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो निर्धारित मापदंड है उनके अकॉर्डिंग इनका चुनाव किया जाएगा। तीसरा पॉइंट लिख लो तुम्हें। अधिनियम के अधीन पात्र परिवारों, अधिनियम के अधीन पात्र परिवारों मतलब किनको मिलना चाहिए फायदा? पात्र परिवारों का निर्धारण राज्य सरकारें करेंगी। पात्र परिवारों का निर्धारण राज्य सरकारें करेंगी और ये काम 365 दिन के भीतर, और यह काम 365 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। ₹365 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट लिखो इसी में, 6 माह से 6 वर्ष तक। अगला पॉइंट है 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अधिनियम में आयु अनुसार समुचित भोजन की गारंटी दी गई है। मतलब 6 माह से लेकर के 6 साल तक के बच्चे को आयु के अकॉर्डिंग जितना भोजन चाहिए उनको उतना भोजन गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। गवर्नमेंट ने ऐसी गारंटी दी है इस अधिनियम में। आगे लिखो, इसी के अंदर लिखो, जिसे स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त प्रदान किया जाएगा। मुफ्त प्रदान फ्री में आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त प्रदान किया जाएगा। इसी में एक लाइन और लिखो, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन एक बार मुफ्त भोजन एक बार मुफ्त दोपहर भोजन लिख लो, एक बार मुफ्त दोपहर भोजन दिया जाएगा। छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन एक बार मुफ्त दोपहर भोजन दिया जाएगा। है दोपहर, हाँ दोपहर में मुफ्त भोजन दिया जाएगा। और इसमें देखो छुट्टी के अलावा, स्कूल में छुट्टी हो तब तो कौन बना के देगा उनको?
भाई स्कूलों में छुट्टी नहीं है तो उनको एक बार दोपहर का भोजन उनको दिया जाएगा बच्चों को। एक लास्ट और लिख लो आप। हाँ हाँ हाँ, तो इतना बहुत है क्या फिर? चलो लिखो फिर, एक पॉइंट और लिख लो इसमें। प्रत्येक गर्भवती महिला, प्रत्येक गर्भवती महिला, प्रत्येक गर्भवती महिला तथा प्रत्येक गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली, स्तनपान कराने वाली माता को, माता को स्थानीय आंगनबाड़ी से, स्थानीय आंगनबाड़ी से मुफ्त भोजन दिया जाएगा, मुफ्त भोजन दिया जाएगा। यह आपका हो गया आपकी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब आपकी दो चीजें और रहेगी, एक तो ICDS रहेगा इसके अंतर्गत, एक दोपहर भोजन योजना रहेगी। दो चीजें इसमें और रहेगी, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।